हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एम सरकारी नौकरी। एम सरकारी नौकरी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं हिंदी सब्जेक्ट को। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था हिंदी भाषा का नामकरण कैसे हुआ, हिंदी भाषा की उत्पत्ति विकास क्रम तक पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया था। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे भाषा, उपभाषा, बोलियों के बारे में आज पढ़ेंगे। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिए। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिए। साथ के साथ कमेंट के थ्रू अपना फीडबैक भी ज़रूर दें। यदि आप इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आगे की जितनी वीडियोज़ होंगी आने वाली आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। पढ़ते हैं हम भाषा। पिछली वीडियो में भाषा के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन आज उपभाषा के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहीं से को रिलेट करते हुए पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है कहना या विचारों को प्रकट करना। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। यदि किसी एक वस्तु को दूसरे देश में भेजना हो, दूसरे स्थान पर भेजना हो, तो वह माध्यम क्या होगा? वह माध्यम साधन होगा। उसी तरह से यदि कोई व्यक्ति दो व्यक्ति यदि इनको अपने विचारों को प्रकट करना हो, तो वह माध्यम क्या होगा? वह साधन क्या होगा? वह साधन भाषा होगी। भाषा की डिफिनेशन सरल शब्दों में कहें तो भाषा ही वह साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचारों भावों को एक दूसरे से प्रकट करता है, कहता है, उसे ही भाषा कहते हैं। भाषा की विशेषताएं जान लेते हैं। फीचर्स क्या हैं भाषा की? तो भाषा एक अर्जित प्रक्रिया है। पूछा गया था सीटेट में 2019 में पूछा गया ये क्वेश्चन है कि भाषा कैसी प्रक्रिया है। तो याद रखिएगा, भाषा एक अर्जित प्रक्रिया है, जन्मजात प्रक्रिया नहीं है। भाषा को अनुकरण के द्वारा सीखा जाता है। छोटे बच्चे अनुकरण करके भाषा को सीखते हैं। भाषा परिवर्तनशील होती है। परिवर्तनशील प्रक्रिया है भाषा। जैसे कि आपने लोकोक्तियों कहावतों में सुना होगा, कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बानी। तो इसी तरह से समय और वातावरण के साथ ही भाषा भी चेंज हो जाती है, लैंग्वेज परिवर्तन हो जाता है। भाषा एक नियमबद्ध प्रक्रिया है। भाषा कैसी प्रक्रिया है? तो एक नियमबद्ध प्रक्रिया है। सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है। यदि आप इन एग्जाम्स में से यूपी टेट, पीजीटी, टीजीटी किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी आपके एग्जाम के लिए। भाषा एक नियमबद्ध प्रक्रिया है। भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है। समाज के में रह कर के सीखी जाती है भाषा। तो ये एक सामाजिक प्रक्रिया है। ये कुछ इसके विशेषताएं थी भाषा की, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। पिछले वीडियो में हमने इसके विकास क्रम के बारे में जाना था। सबसे पुरानी भाषा कही जाए तो सबसे पुरानी भाषा संस्कृत है। संस्कृत में ही थोड़े बहुत परिवर्तन, जैसा कि अभी बताया गया कि भाषा एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है, तो संस्कृत में परिवर्तन होते होते संस्कृत से ही पाली भाषा का जन्म होता है। संस्कृत से ही पाली भाषा का विकास होता है। बौद्ध धर्म का जब आगमन होता है तो उसी समय पाली भाषा का भी जन्म होता है। बौद्ध ग्रंथ, जितने बौद्ध ग्रंथ लिखे गए हैं वो पाली भाषा में ही लिखे गए हैं। बौद्ध ग्रंथ, महात्मा बुद्ध के टाइम पाली भाषा एक प्रचार प्रसार का माध्यम बन गई थी। पाली भाषा में थोड़े बहुत चेंजेस के बाद इसी से प्राकृत भाषा का विकास होता है। ये जैन धर्मी थे, उनके प्रचार प्रसार की भाषा थी।
जितने जैन ग्रंथ लिखे गए हैं वो किस भाषा में लिखे गए हैं, तो वो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। आप याद करने का ये भी एक तरीका होता है, इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। प्राकृतिक भाषा से ही अपभ्रंश का भाषा का विकास होता है और अपभ्रंश से ही हिंदी निकली हुई है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति होती है, यहीं से इसका जन्म माना जाता है। इसके उपनाम यदि कहा जाए अपभ्रंश का उपनाम तो अव्यवस्था, अवहट, बिगड़ी हुई भाषा, भ्रष्ट भाषा के नाम से ये अपभ्रंश भाषा जानी जाती है। अपभ्रंश भाषा को ही 7 भागों में बांटा गया है। आइए पढ़ते हैं वो कौन कौन से 7 भाग हैं हमारे। सौरसेनी अपभ्रंश, खस अपभ्रंश, पैचासी अपभ्रंश, ब्राचर अपभ्रंश, महाराष्ट्री अपभ्रंश। यहाँ पे 2 बार हो गया है तो हम एक को ही लेंगे, एक को यहाँ कट कर देते हैं। अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, ये 7 प्रकार हैं अपभ्रंश के, ये आप याद रखिएगा। इन्हीं से उपभाषा का विकास होता है, इन्हीं अपभ्रंश से ही उपभाषा का जन्म विकास होता है। देखते हैं एक एक करके। सौरसेनी अपभ्रंश से 2 उपभाषाएं निकली हुई हैं, कौन कौन सी? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है। पहाड़ी हिंदी, इसका विकास खस अपभ्रंश से माना जाता है। अर्धमागधी अपभ्रंश का विकास पूर्वी हिंदी से माना जाता है। मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी उपभाषा का विकास होता है। तो आपने देखा कि ये 5 उपभाषाएं हैं। 2 सौरसेनी अपभ्रंश से, एक खस अपभ्रंश, अर्धमागधी, मागधी अपभ्रंश से, ये 5 उपभाषाएं निकली हुई हैं। एक एक करके समझते हैं। इन्हीं 5 उपभाषाओं से 18 बोलियां निकली हुई हैं। तो आप याद रखिएगा 18 बोलियां होती हैं। पीसीएस में पूछा गया एग्जाम है कि कितनी उपबोलियां होती हैं, तो 18 उपबोलियां होती हैं, 18 बोलियां होती हैं और 5 उपभाषाएं होती हैं। ये आप याद रखिएगा, 5 उपभाषा और 18 बोलियां, ये दोनों आप याद रखिएगा। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है ये। 5 बोलियां, पश्चिमी हिंदी से 5 बोलियां निकली हुई हैं। कौन कौन सी देखते हैं। पश्चिमी हिंदी को हम पढ़ रहे हैं। पश्चिमी हिंदी से ही खड़ी बोली का विकास माना जाता है। खड़ी बोली, जिसे कौरवी नाम से भी जाना जाता है, इसका दूसरा नाम है कौरवी, नागरी, सरहिंदी। तो आप इन नाम्स को भी याद रखिएगा। कभी कभी वो खड़ी बोली ना दे करके सरहिंदी दे देता है और पूछा जाता है कि इनका एरिया कहाँ पे है, किस क्षेत्र में ये बोले जाते हैं। तो देख लेते हैं क्षेत्र भी। खड़ी बोली का जो क्षेत्र है वो दिल्ली, मेरठ, देहरादून का मैदानी भाग, देहरादून का मैदानी भाग, पहाड़ी भाग नहीं है, मैदानी भाग है, तो ये आप याद रखिएगा। सहारनपुर, साथ ही बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, ये किन बोलियों के क्षेत्र हैं, तो ये खड़ी बोली, कौरवी बोली यहाँ पे बोली जाती है या सरहिंदी बोलियों का क्षेत्र है। नेक्स्ट देखते हैं। पश्चिमी हिंदी से और 4 बोलियां निकली हुई हैं। कौन कौन सी? ब्रज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी। एक एक करके पढ़ते हैं। इनके कहाँ पे ये बोले जाते हैं, इनका क्षेत्र एरिया कहाँ है। तो ब्रज भाषा किसे कहते हैं? ब्रज प्रदेश की भाषा को ब्रज भाषा कहा जाता है। यदि इनका एरिया पूछा जाए किस क्षेत्र में बोला जाता है, तो ये ब्रज भाषा मथुरा, आगरा, हाथरस, आप ये याद रखिएगा, फिरोजाबाद, बुलंदशहर, मैनपुरी, बरेली, ये इसके क्षेत्र हैं। किसके? ब्रज भाषा यहाँ पे बोली जाती है।
मुख्य रूप से। बुंदेली, इसका एरिया देखते हैं कहाँ पे ये बोली जाती है, इसका क्षेत्र बुंदेली का। तो यहाँ पे यूपी और एमपी का जो बॉर्डर है वहाँ पे जो क्षेत्र हैं, जैसे झांसी में बोला जाता है बुंदेली। झांसी के साथ और कहाँ पे बोला जाता है, छतरपुर के साथ जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर, ओरछा, होशंगाबाद, ये इसके क्षेत्र हैं। आप सुन रहे हों, ये शायद आप ध्यान से सुनिएगा जो भी बोला जा रहा है। यदि नहीं भी लिखा जाता है तो आप एरिया सुन रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे बोला जाता है। बोलियाँ पढ़ रहे हैं हम। जालौन, होशंगाबाद, हमीरपुर, ग्वालियर, ओरछा, बुलंदशहर, ये किस बोली की क्षेत्र हैं? तो बुंदेली बोली यहाँ पे बोली जाती है। कन्नौजी, तो इसका एरिया देखते हैं कहाँ पे ये बोला जाता है। इसका पुराना नाम क्या है? कान्य कुब्ज, इसका पुराना नाम है, याद रखिएगा कन्नौजी का। इसका एरिया पूछा जाए तो इसका एरिया यूपी का फर्रुखाबाद इसका केंद्र ही माना जाता है। कन्नौजी बोली का फर्रुखाबाद केंद्र है। साथ ही शाहजहांपुर, कानपुर, हरदोई, ये किसके क्षेत्र बताए जा रहे हैं? तो ये कन्नौजी बोली के क्षेत्र थे। हरियाणवी, इनके नाम से जानते हैं। इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे वांगरू नाम से जाना जाता है। हरियाणवी को वांगरू नाम से भी जाना जाता है। कुछ लोग इसे हरियाणी कहते हैं, कुछ लोग इसे हरियाणी कहते हैं, ये आप याद रखिएगा। देसाड़ी भी इसका एक नाम है हरियाणवी बोली का। तो ये सब आप याद रखिएगा। जो इसके सेकंड नेम है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। इसका एरिया, तो इसका एरिया रोहतक, करनाल, जिंद, हिसार किस बोली के क्षेत्र बताए जा रहे हैं? ये हरियाणवी बोली के क्षेत्र बताए जा रहे हैं। पटियाला, ये कुछ हरियाणवी बोली के क्षेत्र थे, यहाँ पे ये बोली बोली जाती है। आज हमने पढ़ा हिंदी भाषा की उपभाषा बोलियों में हमने पढ़ा पश्चिमी हिंदी। आगे की आने वाली वीडियो में हम और बोलियों को पढ़ेंगे। तो आगे आने वाली वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है आपके एग्ज़ाम के लिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।